हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज से हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। इस सीरीज़ में इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। फिर चाहे वो डॉक्ट्राइन्स हो, जैसे कि लिस्पेंडेंस की डॉक्ट्राइन है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी है, या फिर जो भी कंफ्यूजिंग या फिर डिफिकल्ट लगने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन ले लीजिए, रूल ऑफ परपेचुइटी ले लीजिए। इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए आज के हमारे इस सेशन की, आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है, भाई क्या ही कंसेप्ट होगी, क्या ही क्लियर करना है इसमें, इतनी आसान। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या ही हो सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, राइट। देखिए ऐसा नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसमें कई सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया है या कंसीडर करना ज़रूरी है। तो हम वही इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ देखते हैं। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, बताई है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें जिस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बारे में बात हो रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही फोकस ज़्यादा किया गया है। लेकिन ये जो डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की इस एक्ट में बताई गई है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ना ही क्लियर है, ना ही कंप्लीट है। सिर्फ एक इल्यूस्ट्रेटिव है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे देने के लिए देते हैं ना, वैसे इस डेफिनेशन को यहाँ पे इस एक्ट में दिया गया है। तो इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे में जा रहा है ये, इसीलिए हमें इसे पॉजिटिव वे में लाना है घुमाकर। तो इसीलिए हमें जो भी बाकी के अदर इनैक्टमेंट्स हैं, इंडियन इनैक्टमेंट्स, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफिकली डिफ़ाइन किया गया है, उन सभी इनैक्टमेंट्स के जो डेफिनेशन है उन्हें इकट्ठा लाकर इस डेफिनेशन को फॉर्मली प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए सुरेश चंद वर्सेस कुंदन के केस में 2001 की केस है, इसमें भी ये कहा गया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई स्पेशल डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दी गई है। इसीलिए जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में जो जनरल डेफिनेशन दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो एप्लीकेबल की जाएगी या करनी चाहिए, राइट। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। देखिए सबसे पहला तो है कि एक डेफिनेट, क्लियर और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना। किस लिए, किस चीज़ के लिए, तो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, जो दो पार्टीज़ के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उस बारे में या उस ट्रांजैक्शन के लिए एक डेफिनेट, क्लियर या यूनिफॉर्म लॉ बनाना। अब ये जो ट्रांसफ़र है ये दो लिविंग पर्सनस के बीच में ही हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए एक सूटेबल लॉ प्रिपेयर करना, राइट। थर्ड ये है कि as far as it relates to immovable property ना, जब immovable property की बात आती है, तब ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट दिखाता है, या उसके प्रोविजंस जो है कहीं कम पड़ जाते हैं। तो इसीलिए एक फर्म, एक कंप्लीट कोड बनाना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिकली, ये एक उद्देश्य है इस एक्ट का। साथ ही में जो भी टेस्टामेंट्री या जो भी इंटरस्टेट ट्रांसफर्स हैं, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो उसके लिए एक पैरेलल लॉ, अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग फर्म पैरेलल लॉ बनाना। ठीक है, ताकि टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट ट्रांसफर्स जो हैं या फिर सक्सेशन रिलेटेड प्रॉपर्टी के जो भी मुद्दे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट ना हो। तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ऑब्जेक्ट। चलिए डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जो सेक्शन 3 में बताई गई है। देखिए सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये जो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास है, ये नहीं आने चाहिए, ये एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होंगे। अब क्यों, किस लिए, ये हमें आगे समझ आएगा, राइट। अब देखिए जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में सेक्शन 3 क्लॉज 26 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। देखिए इसमें कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड्स,
benefits to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन. अभी समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट की डेफिनेशन देखने के बाद हम इन सभी तीनों डेफिनेशंस को कंबाइन करके ये जो टर्म्स हैं, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, इन्हें वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में सेक्शन 26 में ये डेफिनेशन दी गई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड्स, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट टू वेज, लाइट एंड फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फासन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ. ये सभी क्या होंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे, लेकिन नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. भाई इन तीनों ने क्या पाप किया है जो इन्हें एक्सक्लूड कर रहे हो बार बार? तो ये है रजिस्ट्रेशन एक्ट में दी गई हुई डेफिनेशन. अब इन तीनों डेफिनेशंस को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे ताकि एक अच्छी सी डेफिनेशन हमें एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाए. राइट, देखिए द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जनरल क्लॉजेस में, रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया गया है, इन्हें एक साथ जोड़ते हुए हमें ये मिलता है, ये डेफिनेशन मिलती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स एंड इंक्लूड्स लैंड. साथ में साइमल्टेनियसली इन्हें डिस्कस भी करेंगे. लैंड सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? लैंड. अब लैंड अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लैंड हमें पता है कि क्या होता है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर लैंड में क्या क्या चीज़ें आ सकती है ये मैं आपको बता देती हूँ. लैंड में देखिए अर्थ का जो ऊपर वाला सरफेस है वो आता है, अर्थ के नीचे वाला जो सरफेस है वो आता है, अर्थ के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे जो भी मिनरल्स, लेक्स, रिवर्स हैं वो लैंड के अंदर आते हैं, या फिर जो भी चीज़ें परमानेंटली अटैच की गई हैं अर्थ के साथ, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग ले लीजिए तो ये भी लैंड के अंदर आता है. दूसरा है देखिए बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर एक लैंड है, ठीक है, मेरा समझ लीजिए एक लैंड है, मैंने उसे रेंट पे दिया है या लीज पे दिया है, तो उसके रेंट पे देने की वजह से अगर मुझे उसमें से कोई प्रॉफिट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल टाइम टू टाइम मंथली मुझे उसका रेंट मिल रहा है या फिर एनुअली मिल रहा है या फिर इकट्ठा ही मुझे डिपॉजिट मिला है उससे, राइट, तो यहाँ से उस लैंड तो एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, परमानेंटली अटैच्ड है, तो उससे जो भी बेनिफिट्स अराइज मुझे हो रहे हैं, ठीक है, लैंड से, तो वो होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी. वो बेनिफिट्स भी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. अब थर्ड है थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. अब थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ में क्या क्या आएगा? पहला, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अर्थ में, अर्थ के नीचे तक डीपली इनसाइड एम्बेडेड की गई हैं, फाउंडेशन उसका अर्थ के नीचे तक है. अभी ऐसी एम्बेडेड चीज़ें क्या हो सकती है भाई? तो डेफिनेटली हाउस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, ऊपर दिख रहा है हमें, लैंड के सरफेस के ऊपर हाउस दिख रहा है, लेकिन उसका फाउंडेशन जो है वो डीप इनसाइड अर्थ के नीचे तक है ना, तो इन चीज़ों को क्या किया कहा जाता है? इम्बेडेड इन द अर्थ कहा जाता है. तो हाउस ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए, वॉल, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्बेडेड इन द अर्थ के अंदर आती हैं और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है. दूसरा है थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ. अभी एम्बेडेड क्या है हमने देख लिया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हाउस ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, तो अब इन एम्बेडेड वाली चीज़ों को, जो चीज़ें अटैच्ड हैं, जैसे कि डोर्स ले लीजिए, विंडोज़ ले लीजिए, तो ये भी क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा. थर्ड क्या है? थिंग्स रूटेड इन द अर्थ. थिंग्स रूटेड इन द अर्थ क्या हो सकता है? तो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, ये लैंड के साथ परमानेंटली अटैच्ड ही रहती है ना, जब तक हम उसे कट नहीं करते तब तक अटैच्ड ही रहती हैं, ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं जो रूटेड है अर्थ के अंदर, तो ये भी क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. स्टैंडिंग टिम्बर क्यों नहीं? क्योंकि देखिए स्टैंडिंग टिम्बर जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे इस एक्ट के अंदर माना गया है. जैसे कि अब स्टैंडिंग टिम्बर के तौर पे जब हम बात करते हैं, टिम्बर जब ये वर्ड हम सुनते हैं तब हमें क्या याद आता है? बबुल ट्री याद आएगा, बाम्बू के पेड़ याद आते हैं, नीम का याद आता है, टीक याद आती है. अब इन सभी स्टैंडिंग टिम्बर्स को बेसिकली किस तौर पे, प्रैक्टिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? वुड के लिए यूज़ किया जाता है, फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना. तो इनका बेसिकली यूज़ जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए, ये इन्हें निकाल कर कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं,
ठीक है, तो इसीलिए इन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स ले लीजिए, ग्रोइंग क्रॉप्स में कैसी चीज़ें आएंगी, जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी वीट के पौधे हैं, मतलब वीट है, शुगर केन है, बार्ले है, तो ये जो सभी चीज़ें हैं इन्हें कभी परमानेंटली लैंड के साथ अटैच नहीं रखा जाता। इन्हें बार बार जैसे ही ये राइप होते हैं इन्हें कट किया जाता है, फ्यूचर में खाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसे भी मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है। थर्ड है ग्रोइंग ग्रास। तो ग्रोइंग ग्रास जो है बेसिकली ज़्यादातर किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉडर के लिए, मतलब कैटल जो है उन्हें चरने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज करते हैं उसके ऊपर, खाते हैं, उनका वो खाना होता है, तो इसीलिए इन्हें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेसिकली अगर एग्जाम में पूछा रहा है डेफिनेशन के बारे में, तो उठाकर डायरेक्टली यही डेफिनेशन वहाँ पे छाप देनी है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एग्जैक्टली आपको ऑल 100 मतलब जो भी मार्क्स हैं ऑल मार्क्स सही सही से मिल जाएंगे विदाउट एनी वरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं केस लॉज। देखिए पहला तो है अ राइट टू फिशरी के बारे में इस केस लॉ में डिस्कस किया है। देखिए इट हैज़ नाउ टू फिशरी बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो राइट टू फिशरी है ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि बेनिफिट अराइज होते हैं, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, यानी कि फिशरी से हमें जो है बेनिफिट्स अराइज होता है। हेंस राइट टू कैच एंड कैरी अवे द फिश इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि हम फिश को लेते हैं, उन्हें कैच करते हैं और बाहर मार्केट में या फिर बाज़ार में जाकर उन्हें सेल करते हैं, तो बेसिकली यहाँ से हमें बेनिफिट अराइज हो रहा है ना, तो इसीलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। यहाँ पे एक केस लॉ है, द बिहार ईस्टर्न गंगेटिक फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस सिपाही सिंह एंड अदर्स। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू फिशरी डायरेक्टली क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। दूसरा है राइट अंडर लीज और टेनेंसी। नाउ इट हैज़ ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट कि राइट ऑफ एंजॉयमेंट जो है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर लीज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 105 ऑफ द एक्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब एन्जॉयमेंट की बात आती है, ठीक है, उस इंटरेस्ट को एंजॉय करने की, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने की बात आती है, तो हमें उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करना है। अब इन केनेथ सोलोमन वर्सेस धन सिंह बावा, इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि द राइट एंजॉयमेंट एज कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 105 ऑफ द एक्ट, ये इंटरेस्ट है, एक तरह का इंटरेस्ट है। लीज के बारे में बात चल रही है, एंजॉयमेंट के बारे में बात चल रही है, तो ये एक इंटरेस्ट है किसी तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। लीसी इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन, वो पोजेशन ले सकता है लीसी, उस सब्जेक्ट मैटर को एंजॉय कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज। तो यहाँ पे उसे कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल रहा है, एक कहीं ना कहीं उसे एक एंजॉयमेंट मिल रहा है इस प्रॉपर्टी से, तो इसीलिए ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। नाउ थर्ड देखिए, प्लांट एंड मशीनरी एम्बेडेड इन द अर्थ, यानी कि जो भी प्लांट लीजिए या फिर जो भी मशीनरी है, बेसिकली जो भी मशीनरी हम फैक्ट्रीज में वगैरह यूज़ करते, कई के बार वो क्या होती है, एम्बेडेड होती है इन अर्थ में, परमानेंटली फिक्स्ड होती है, अटैच्ड होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ऐसे जो मशीनरीज हैं इन्हें भी क्या माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, जो परमानेंटली अटैच्ड हैं। ठीक है, इन डनकान इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2000 की केस है। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्लांट एंड मशीनरी परमानेंटली जो एम्बेडेड हैं अर्थ में विद एन इंटेंशन टू यूज इट एज सच हैज़ टू बी कंस्ट्रूड एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वही जो भी परमानेंटली मशीनरी अटैच्ड है अर्थ से, वो क्या होंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। तो ये थी हमारी कॉन्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए कंक्लूजन देख लेते हैं। फ्रॉम द अबाउट रिज्यूम इट कैन बी सेड दैट डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अंदर देखी हुई, वो एक नेगेटिव है, इनकम्प्लीट है, एग्जॉस्टिव यानी कि क्लियर नहीं है। बेसिकली इट मियरली स्टेट्स दैट 3 थिंग्स नेमली स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास ये इमूवेबल नहीं है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी प्रॉपरली अंडरस्टूड, जैसे कि अभी हमने बाकी इनएक्टमेंट्स को कंसिडर करते हुए जो डिस्कस किया, वो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा ये सेक्शन, ये सेक्शन भी और ये कॉन्सेप्ट भी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है रिलेटिंग टू द
ये वीडियो ले लीजिए, या फिर बाकी के अगर किसी भी कॉन्सेप्ट्स को लेकर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं उन्हें क्लियर करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगी। इन सभी स्लाइड्स को हमने अच्छे से कवर किया है, अच्छे से स्टडी किया है, कुछ भी बचा नहीं है जो एक्सप्लेन करना बचा हुआ है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस वीडियो के अंदर भी, तो डेफिनेटली आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ बने रहिएगा, इस ट्रांसफ़र ऑफ एक्ट की सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे ट्यून, और प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।